नक्श अब हैदराबाद आ चुका था और वो उस दुकानदार को खींचकर बाहर ले आया था। सड़क पर सब लोग देख रहे थे कि आखिर ये लड़का फटीचर कौन है जो दुकानदार को बाहर मार रहा है। देखेंगे आज के एपिसोड में क्या होगा आगे की कहानी में। दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट जरूर करें। आज हम सुनेंगे एपिसोड नंबर 10, द अंडरकवर मिलेनियर। चलिए शुरू करते हैं कहानी। नक्श ने उसे दीवार से दे मारा और अपने दांत पीस कर बोला, मेरी गर्लफ्रेंड गायब है और उसका आखिरी सुराग तेरे पास है। सीधे सीधे बता दे वो आदमी कौन था, और 1.5 उम्र का कपल कहाँ गया, वरना मैं तेरी एक एक हड्डी को प्लायर से खींच कर निकाल दूंगा। दुकानदार की चीख पुकार सुनकर आसपास के दुकानों से भी लोग बाहर आ गए। यह बाजार एक बहुत ही खतरनाक गुंडों का गैंग का इलाका था। उनमें से एक आदमी ने चिल्ला कर कहा, हे लड़के, छोड़ उसको। पीछे से एक भारी आवाज आई। नक्श ने मुड़कर देखा। 5-6 हट्टे कट्टे लोकल गुंडे, जिनके हाथों में लोहे की रोड, साइकिल की चेन और चाकू थे। उन्होंने दुकान को घेर लिया। गैंग के लीडर ने एक लोहे की रोड से अपने हाथ पर मारकर कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे इलाके में आकर हमारे आदमी पर हाथ उठाने की? लगता है इस भिखारी को अपनी जान प्यारी नहीं है। मारो इस साले को। उसके इतना कहते ही गुंडे नक्श की तरफ दौड़े, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि यह कोई आम भिखारी नहीं है, बल्कि वो एक नक्श शाह है। इसने अपने प्यार को खोने के बाद दर्द और गुस्से की सारी हदें पार कर दी है। वो एक घायल शेर था। घायल शेर से ज्यादा खतरनाक इस दुनिया में कुछ नहीं होता। पहले गुंडे ने नक्श के सिर पर लोहे की रोड से मारने के लिए हाथ उठाया। नक्श ने फुर्ती से डक किया और गुंडे के पेट पर अपना घुटना पूरी ताकत से दे मारा और उसके हाथ से रोड छीनकर उसी के सिर पर दे मारी। गुंडा खून की उल्टी करके नीचे गिर पड़ा। तभी नक्श ने पागलों की तरह दहाड़ कर कहा, आ जाओ सालो, आज या तो मुझे मेरी पल्लवी का पता मिलेगा या तुम सब की लाशें यहीं बिछेगी। लड़ाई बड़ी खौफनाक और खूनी हो गई। नक्श कोई ट्रेंड फाइटर नहीं था, लेकिन उसका पागलपन और उसका जुनून किसी भी मार्शल आर्ट से ज्यादा खतरनाक था। उसने दूसरे गुंडे का जबड़ा अपने कोहनी से तोड़ दिया। तीसरे ने पीछे से आकर नक्श की पीठ पर जोरदार लात मारी। नक्श दर्द से लड़खड़ा गया, लेकिन वो गिरा नहीं। तभी एक गुंडे ने अपना चाकू निकाला और नक्श के कंधे पर वार कर दिया। चाकू नक्श के बाएं हाथ की शर्ट को फाड़ता हुआ उसकी चमड़ी को चीर गया। खून का फवारा फूट पड़ा, लेकिन नक्श को इस दर्द का कोई एहसास नहीं था। उसे सिर्फ पल्लवी का वो दर्दनाक चेहरा याद आ रहा था जब वो फवारे में गिरी थी। नक्श ने मुड़कर उस चाकू वाले गुंडे का हाथ पकड़ा, उसकी कलाई को एक भयानक क्रैक की आवाज के साथ तोड़ दिया। उसे उठाकर पास रखे एक शीशे के बोर्ड पर फेंक दिया। महज 5 मिनट के अंदर वो पूरी गली खून और करहाने की आवाजों से भर गई। 6 के 6 गुंडे जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। किसी के हाथ टूटे थे तो किसी का सिर फट गया। नक्श की सांसें धौंकने की तरह चल रही थी। उसके माथे से खून बहकर उसकी आंखों में जा रहा था। उसका कंधा बुरी तरह कट चुका था और पेट दर्द से फटी जा रही थी। वो लड़खड़ाते कदमों से वापस उस दुकानदार के पास आया, जो अब एक कोने में दुबक कर थर थर कांप रहा था। नक्श ने अपनी पैंट के पीछे से वो 9mm की पिस्टल निकाली और दुकानदार के मुंह में ठूंस दी। नक्श ने खून थूक कर एक खौफनाक फुसफुसाहट से कहा, अब बता, वो वैन वाला आदमी कहाँ गया? तभी आगे से दुकानदार रोने लगा। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, भगवान की कसम साहब, मुझे नहीं मालूम। वो एक बूढ़ा आदमी था। उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था और उसे अपनी बीवी की दवाई लेनी थी। उसने मुझे टूटा हुआ फोन सिर्फ 500 रुपए में बेचा और वो पैसे लेकर चला गया। मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से आया था और कहाँ गया। मुझे माफ कर दो साहब। दुकानदार की आंखों में जो खौफ और बेबसी थी, उसे देखकर नक्श का दिमाग सुन पड़ गया। उसे समझ आ गया था कि यह आदमी सच बोल रहा है। अब यह सुराग खत्म हो गया था। वो मारुति वैन वाला आदमी सिर्फ पैसों के लिए वो फोन बेच गया था। वो कहाँ गया, उसके पल्लवी से क्या रिश्ता है, और इसका जवाब उस दुकानदार के पास नहीं था। नक्श ने पिस्तौल नीचे कर ली। उसके हाथ से पिस्तौल छूटकर जमीन पर गिर गई। वो वहीं घुटनों के बल सड़क पर गिर पड़ा। नक्श के होठों से एक दर्दनाक सिसकी निकली। उसने चिल्लाकर कहा, नहीं, मैं हार गया, मैं हार गया पल्लवी। आसपास के लोग डरे हुए थे। किसी की हिम्मत ही नहीं थी कि उस खून से लथपथ लड़के के पास जा सके। नक्श ने अपने कंधे का घाव देखा। दर्द अब उसे महसूस होने लगा था। उसने धीरे से पिस्तौल उठाई और बिना पीछे मुड़े लड़खड़ाते कदमों के साथ उस कुख्यात बाजार की गलियों में गुम हो गया। शाम ढल चुकी थी।
हैदराबाद की सड़कें अब रोशन होने लगी थी। नक्श बिना किसी दिशा के पागलों की तरह सड़कों पर चल रहा था। उसके कंधे से बहने वाला खून अब सूख कर उसकी शर्ट से चिपक गया। पिछले 11 दिनों से उसने ठीक से एक निवाला भी नहीं खाया था। आज की उस खौफनाक लड़ाई और लगातार बहते खून ने उसके मजबूत शरीर को अंदर से खोखला कर दिया था। उसकी आंखें भारी हो रही थी। उसका पेट भूख के मारे ऐंठ रहा था। होठ प्यास से सूख चुके थे, पपड़ी बन चुके थे। नक्श ने लड़खड़ा कर खुद से कहा, मुझे मुझे जिंदा रहना होगा। अगर मैं ही मर गया तो मेरी पल्लवी को कौन ढूंढेगा? मुझे खाना होगा। जो इंसान 5 स्टार होटल खरीद सकता था, आज वो एक एक कदम चलने के लिए मोहताज था। चलते चलते वो शहर के एक बहुत ही साधारण और गरीब से इलाके में पहुंच गया। वहां सड़क के किनारे एक छोटी सी पुरानी सी लकड़ी की रेहड़ी लगी हुई थी। उस पर एक पीला सा बल्ब लटक रहा था। वहां की ताजी रोटियां और सब्जी बहुत ही साधारण, लेकिन भूख भड़काने वाली खुशबू आ रही थी। नक्श के कदम अपने आप उस रेहड़ी की तरफ खींचते चले गए। रेहड़ी के पास पहुंचकर नक्श ने देखा, वहां कोई आदमी नहीं, बल्कि एक लड़की खड़ी है। उसकी उम्र करीब 19 साल होगी। उसने एक बहुत ही साधारण सा सूट सलवार पहना हुआ था। बालों की एक रफ सी चोटी बनाई हुई थी। लेकिन इस वक्त वो लड़की आग बबूला हो रही थी। वो रेहड़ी के सामने खड़े एक मोटे से आदमी से पागलों की तरह लड़ रही थी। उसने चिल्लाकर कहा, मैंने कहा दिया ना, मेरे पास फालतू पैसे नहीं हैं। कल ही तो मैंने तुम्हारे पूरे पैसे दिए थे। अब ये एक्स्ट्रा पैसे किस बात के? दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। गरीब समझकर डराने की कोशिश मत करना। वो लड़की उस आदमी पर चीख रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा और पसीना आ गया था। वहीं वो आदमी कुछ बड़बड़ा कर लड़के का गुस्सा देखकर वहां से चला गया। इसके बाद लड़की गुस्से में बड़बड़ा कर मुड़ी। अभी वो हाँफ ही रही थी और उसने अपने माथे का पसीना पोंछा। उसी वक्त नक्श लड़खड़ा कर रेहड़ी के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। नक्श ने बहुत ही कमजोर और सूखी आवाज में पूछा, कुछ कुछ खाने को मिलेगा? लड़की, जिसके दिमाग में अभी भी उस सप्लायर का गुस्सा खोल रहा था, उसने बिना नक्श के हालात देखे, बिना ये देखे कि उसके कपड़े खून से सने हैं, उस पर बुरी तरह से भड़ास निकाल दी। और लड़की गुस्से में लगभग चिल्ला कर बोली, नहीं है खाना। अंधा है क्या? देख नहीं रहा दिमाग खराब कर मेरा? रात हो गई है, बर्तन साफ करने हैं मुझे। जा यहाँ से कहीं और जाकर मांग ले। ये सुनकर कोई आम इंसान शायद पलट कर उस लड़की को गाली या गुस्सा करता। अगर वो नक्श शाह का बादशाह वाला रूप होता तो शायद वो रेडी पलट देता। लेकिन नक्श ने उस लड़की को देखा। उस लड़की के गुस्से, उसकी गरीबी, उसकी लाचारी में नक्श को अचानक अपनी पल्लवी नजर आ गई। पल्लवी भी तो ऐसे ही गांव से आई थी। वो भी तो ऐसे ही दुनिया से डरती थी। खुद को बचाने के लिए लोगों पर गुस्सा करती थी। नक्श को अपना वो बचपन याद आ गया, जब वो और उसकी माँ एक वक्त की रोटी के लिए दर दर भटकते थे और लोग उन्हें ऐसे ही दुत्कार देते थे। नक्श को उस लड़के पर गुस्सा नहीं आया। उसने उस खून से सने हुए, पपड़ी बंधे होठों पर 10 दिनों के बाद पहली बार एक बहुत ही फीकी, कमजोर लेकिन सच्ची मुस्कान तैर गई। नक्श ने एक शब्द में ही कहा। उसने कोई बहस नहीं की। मुस्कुराकर रेडी के पास रखी एक टूटी हुई नीले रंग की प्लास्टिक की कुर्सी पर जाकर बैठ गया। वो अपना सिर नीचे किए अपने पैरों को देखकर उस लड़के के गुस्से को शांत होने का इंतजार करने लगा। लड़की ने अपने बर्तन समेटना शुरू किए। वो अभी भी बड़बड़ा रही थी, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वो हैरान हो गई। वो भिखारी या मुसाफिर वहां से गया नहीं था। वो उस टूटी हुई कुर्सी पर बड़ी शांति से बैठा था। लड़की ने अब पहली बार नक्श को ध्यान से देखा। उसने देखा कि उस लड़के के कंधे से खून रिस रहा है। उसके कपड़े फटे हुए हैं। उसका पूरा शरीर कांप रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं। वो बस चुपचाप एक अजीब सी सुकून के साथ बैठा है। लड़की के दिल में अचानक एक बहुत गहरा पछतावा, अपराध बोध पैदा हो गया। लड़की ने मन ही मन सोचा, हे भगवान, ये तो घायल है और मैंने इस बेचारे पर बिना वजह इतना गुस्सा कर दिया। उसका सारा गुस्सा एक पल में हवा हो गया। वो धीरे धीरे चलकर नक्श के पास आई। उसके हाथों में से एक साफ कपड़े का टुकड़ा था। नक्श को एहसास हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और उस लड़की की तरफ देखा। लड़की के चेहरे पर अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरी शर्मिंदगी थी। नक्श ने अपनी उसे फीकी और प्यारी सी मुस्कान के साथ बहुत ही कोमलता से पूछा, क्या क्या अब मुझे खाना मिलेगा? बहुत भूख लगी है। नक्श की इस सादगी और उसकी इस खामोश मुस्कान ने उस लड़की के दिल को छू लिया।
कोई इंसान इतनी बेइज्जती और दर्द के बाद भी इतना शांत कैसे रह सकता है? लड़की की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। लड़की ने अपने होंठ चबाकर बहुत ही शर्मिंदगी से कहा, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा वो दिमाग खराब था। मैंने आपको देखा नहीं, आपको चोट लगी है। आप यहीं बैठिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म खाना लाती हूँ। लड़की ने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया और तुरंत अपनी रेहड़ी के पास जाकर काम में लग गई। कुछ ही मिनटों में वो एक साफ स्टील की प्लेट में दो गर्मा गर्म रोटियां, थोड़ी सी दाल और सूखी सब्जी लेकर आई और उसने प्लेट नक्श के हाथों में रख दी। साथ ही उसने एक पानी का गिलास भी दिया। नक्श ने वो प्लेट ऐसे पकड़ी जैसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया। नक्श ने पहला निवाला तोड़ा और अपने मुंह में रखा। पिछले 11 दिनों में यह पहला मौका था जब उसने ढंग का कुछ खाया था। वो खाना किसी 5 स्टार होटल का नहीं, लेकिन नक्श को वो दुनिया के सबसे महंगे खाने से भी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा था। वो एक भूखे शेर की तरह लेकिन बहुत ही तमीज से खाना खाने लगा। लड़की चुपचाप वहीं खड़ी उसे देख रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि लड़का कोई आम आवारा इंसान नहीं। इसके चेहरे का नूर, इसके खाने की तमीज और इसकी आंखों की वो गहराई बता रही है कि ये बहुत बड़े दर्द से गुजर रहा है। जब नक्श ने खाना खत्म कर लिया, पानी का गिलास पिया, तो उसके शरीर में थोड़ी सी जान लौट आई। उसने उस लड़की की तरफ देखा जो अभी उसे ही देख रही थी। तभी नक्श ने रुमाल से अपना मुंह पोंछ कर कहा, खाना बहुत अच्छा था, तुम्हारे हाथों में जादू है। फिर उसने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला, कुछ पैसे निकाले और उस लड़की की तरफ बढ़ा दिए। लड़की ने पैसे लेने से साफ मना करके कहा, अरे नहीं बाबूजी, आपने इतने दर्द में भी मेरी बदतमीजी सही और मुझे एक मीठी सी मुस्कान दी। ये खाना मेरी तरफ से उस गुस्से की माफी समझ लीजिए, मैं इसके पैसे नहीं लूंगी। नक्श को उस लड़की का इस स्वाभिमान देखकर बड़ा अच्छा लगा। नक्श ने रेहड़ी और उस लड़की को देखकर बहुत ही सहजता से पूछा, इतनी रात हो गई, तुम इतनी छोटी उम्र में यहाँ अकेली ये रेहड़ी क्यों लगाती हो? तुम्हारे घर वाले तुम्हें रोकते नहीं? और तुम पढ़ने क्यों नहीं जाती? ये तो उम्र कॉलेज जाने की है। यह सवाल सुनते ही उस लड़की के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में एक बहुत ही गहरा सन्नाटा छा गया। लड़की ने गहरी सांस ली, अपनी रेहड़ी के कोने को पकड़कर बहुत ही फीकी आवाज में कहा, पढ़ने के लिए या सपने देखने के लिए पीछे किसी अपने का साथ होना चाहिए बाबूजी, किसी अपने का साया होना चाहिए। नक्श ने ध्यान से उसकी बात सुनी। लड़के ने अपनी आंखें नीची करके कहा, इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। बचपन से ही माँ बाप गुजर गए थे। रिश्तेदारों ने मुझे घर से निकाल दिया। पेट की आग बहुत जालिम होती है बाबूजी। इसे बुझाने के लिए ये भट्टी जलानी पड़ती है। अगर मैं काम नहीं करूंगी तो मुझे खाना कौन देगा? इसलिए सड़क ही मेरा घर है और ये रेहड़ी मेरा परिवार है। अनाथ इस दुनिया में कोई नहीं, ये शब्द नक्श के कानों में किसी बम की तरह फट गए। नक्श के रोंगटे खड़े हो गए। उसका एक दिल झटके में भारी हो गया। उसे अपना वो अतीत याद आ गया, जब अपनी माँ के मरने के बाद इसी तरह सड़कों पर अकेला रोता था। नक्श का गला रुंध गया। उसे इस अनजान लड़की में अचानक एक बहन, एक दोस्त और अपनी पल्लवी की परछाई नजर आने लगी। दो अनाथ, दर्द से टूटे हुए लोग आज इस अनजान शहर में एक सड़क पर आमने सामने खड़े थे। नक्श ने अपनी कुर्सी से उठकर बहुत ही सम्मान और आत्मीयता से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने नक्श की उन गहरी आंखों में देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, निशा। निशा। नक्श ने वो नाम दोहराया। उस रात हैदराबाद की उस अनजान और खामोश सड़क पर रेहड़ी के टिमटिमाते पीले बल्ब की रोशनी में नक्श की आंखों में एक अजीब सी नमी तैर गई। निशा नाम में उसे कोई शाही रुतबा या दौलत की खनक नहीं, बल्कि एक ऐसा अपनापन महसूस हुआ जो उसे हमेशा पल्लवी के पास रहकर मिलता था। निशा एक अनाथ थी। जिंदगी की बेरहम ठोकरों ने निशा को भी उसी तरह मजबूत और खुददार बना दिया था जैसे नक्श को बनाया था। नक्श को लगा कि किस्मत ने उसे इस करोड़ों की आबादी वाले शहर में ऐसे ही किसी रेहड़ी पर नहीं भेजा। भगवान ने उसे एक इशारा दिया है। तभी निशा ने नक्श के उस घायल कंधे की तरफ देखा जहां से शर्ट फट चुकी थी, खून रिस रहा था। निशा ने अपनी रेहड़ी पर अचानक नीचे से एक साफ बोतल की पानी निकाली और एक पुराना धुला हुआ सूती कपड़ा निकाल कर बोली, आपको बहुत गहरी चोट लगी है। पता नहीं आप किन गुंडों से भिड़ कर आए हैं, लेकिन आप इसे साफ नहीं कर रहे तो घाव पक जाएगा। लाओ मैं इसे साफ कर देती हूँ। आगे से नक्श ने कोई विरोध नहीं किया। वो खामोशी से उस नीली कुर्सी पर बैठा रहा और तभी निशा ने बहुत ही
कोमलता से उस कपड़े को पानी में भिगोया और नक्श के कंधे के घाव को साफ करने लगी। पानी लगते ही नक्श के मुंह से एक हल्की सी सिस की आवाज निकल गई, लेकिन उसने दर्द को पी लिया। निशा ने घाव साफ करके नक्श की उन लाल और दर्द भरी आंखों में देखकर बहुत ही धीमी आवाज में अपनापन दिखाकर कहा, तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है ना? नक्श ने गहरी सांस लेकर कहा, था। मेरी एक पूरी दुनिया थी, लेकिन वो खो गई है। उसे ही ढूंढने के लिए मैं इन अनजान सड़कों पर भटक रहा हूँ। उसके ये बात सुनते ही आगे से निशा ने तुरंत पूछा, किसे ढूंढ रही हो? नक्श ने अपने कांपते हाथों से अपने जेब में से पल्लवी की वो मुड़ी तोड़ी और बारिश में भीगी हुई तस्वीर निकाली, निशा के सामने कर दी। नक्श की आवाज में एक ऐसा प्यार और दर्द था जो किसी को भी पत्थर दिल को पिघला दे। ये पल्लवी है, बहुत सीधी और भोली है। कुछ लोगों ने इसे दिल्ली से गायब कर दिया। मुझे सुराग मिला है कि वो इसे लेकर इसी शहर में आई है। मुझे नहीं पता कि मैं उसे ढूंढने में कितने दिन और कितने महीने कितने साल लग जाएंगे, लेकिन जब तक मेरी सांसें चल रही है मैं उसे ढूंढता रहूंगा। उसकी ये बात सुनकर निशा ने उस तस्वीर को देखा। पल्लवी का वो मासूम सा चेहरा देखकर निशा का दिल भर गया। उसे नक्श की आंखों में वो सच्चा प्यार और तड़प नजर आ रही थी, वह आजकल जो इस स्वार्थी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलती। निशा को नक्श के ऐसे बड़े भाई की छवि नजर आई, जो अपनों के लिए प्यार के लिए दुनिया से लड़ सकता है। तभी नक्श ने रुंधी हुई आवाज में कहा, तुम बिल्कुल मेरी पल्लवी जैसी हो निशा। वही गुस्सा, वही खुददारी और वही साफ दिल। आज से तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। छोटी बहन, ये शब्द सुनकर निशा की आंखों में एक आंसू छलक कर उसके गाल पर आ गिरा। सालों से अनाथ इस तरह सड़क पर धक्के खाती हुई निशा को आज पहली बार किसी ने अपने हक से बहन कहा था। इस अनजान शहर में दो टूटे हुए और अकेले इंसानों के बीच एक बहुत ही पवित्र और मजबूत भाई बहन का रिश्ता जुड़ गया था। इसके बाद नक्श ने अपनी तस्वीर वापस जेब में रख ली। अब उसके दिमाग में आगे की प्लानिंग चल रही थी। वो जानता था कि देवराज शाह ने उसके सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं। उसके पास दिल्ली से जो थोड़े बहुत नगद पैसे बचे थे, वो भी अब खत्म होने वाले थे। अगर उसे हैदराबाद के लंबे समय तक रुकना पड़ा तो उसे एक ठिकाना और खाने पीने का जुगाड़ चाहिए। वो अपनी शाह एम्पायर वाली पहचान को किसी को बता भी नहीं सकता था, क्योंकि इससे पल्लवी की जान को और भी खतरा हो जाता। इसलिए नक्श ने निशा की तरफ देखा। नक्श ने बहुत ही संजीदगी से कहा, निशा, मुझे इस शहर के बारे में कुछ नहीं पता। मैं यहाँ अकेला हूँ। मुझे अपने पल्लवी को ढूंढने के लिए दिन रात एक करना होगा। इसके लिए मुझे यहाँ रखने के लिए कोई बहुत सस्ती सी जगह और गुजारे के लिए छोटा मोटा काम चाहिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? उसकी ये बात सुनकर आगे से निशा ने अपने बड़े भाई की इस बेबसी को देखा। वो जानती थी कि नक्श किसी बहुत बड़े दर्द से गुजर रहा है। इसलिए निशा ने एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें काम ढूंढने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तुम देख ही रहे हो, ये रेहड़ी मैं अकेले संभालती हूँ। सुबह सब्जी मंडी से सामान लाना, भारी सिलेंडर उठाना, दिन भर रोटियां बेलना, मुझे बहुत दिक्कत होती है। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ इस रेहड़ी पर काम कर सकते हो। उसकी ये बात सुनकर नक्श की आंखों में एक उम्मीद की किरण जाग गई। उसने तुरंत हाँ में सिर हिलाकर कहा, मैं वो हर काम करूंगा निशा, जो तुम कहोगे। बस मुझे पेट भरने के लिए खाना चाहिए। तभी आगे से निशा ने एक पक्के बिजनेस पार्टनर की तरह कहा, खाना पीना तो तुम्हारा मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री रहेगा और तुम्हें महीने के 3,000 रुपए दूंगी। मैं जानती हूँ ये बहुत कम है, लेकिन मेरी रेहड़ी की कमाई इतनी ही है कि मैं इतना ही दे सकती हूँ। नक्श जो कुछ दिन पहले तक लाखों रुपए की घड़ियां पहनता था, जिसके एक साइन से करोड़ों की डील्स होती थी, आज वो 3,000 रुपए महीने की नौकरी पाकर ऐसे खुश हो रहा था जैसे कुबेर का खजाना उसे मिल गया हो। उसका दौलत का नशा उतर चुका था और अब सिर्फ प्यार की जद्दोजहद बाकी थी। इसलिए नक्श ने मुस्कुराकर तुरंत हामी भरकर कहा, "हम्म, मुझे मंजूर है, लेकिन रहने की जगह का क्या?" तभी निशा ने रेहड़ी का कपड़ा समेट कर कहा, उसकी चिंता तुम मत करो। मैं जिस बस्ती में रहती हूँ वहाँ बहुत सारे खाली कमरे हैं। मेरे कमरे के पास एक छोटा कमरा मकान खाली पड़ा है। मैं मकान मालिक से बात करूंगी कि तुम्हें वो 800 रुपये महीने पर दिलवा दूंगी। चलो अब रेहड़ी बंद करने में मेरी मदद करो। उसकी ये बात सुनकर नक्श ने तुरंत अपनी कुर्सी छोड़ी और वो घायल कंधे के बावजूद भारी बर्तनों को उठाने और रेहड़ी को धकेलने में निशा की मदद करने लगा। निशा की वो बस्ती हैदराबाद के पुराने शहर में एक बहुत ही तंग और गरीब इलाके में थी। उन पतली पतली गलियां, खुले हुए नाले और चारों तरफ गरीबों का मंजर था। रात के करीब 11 बज रहे थे जब निशा ने एक खस्ता हालत इमारत के पास रेहड़ी खड़ी की।
और नक्श को दूसरी मंजिल पर ले गई। निशा ने एक पुराना और जंग लगा हुआ ताला खोलकर कहा, ये रहा तुम्हारा कमरा। मकान मालिक मेरे जानने वाले हैं। मैंने कह दिया कि तुम मेरे दूर के भाई हो। किराया 800 रुपये है, जो तुम महीने के आखिरी में अपनी पगार से दे देना। उसकी बात सुनकर आगे से नक्श ने कमरे के अंदर कदम रखा। वो कमरा बमुश्किल 8 बाई 8 फुट का था। दीवारों से पेंट उखड़ रहा था। सीलन की बदबू आ रही थी। छत पर एक पुराना सीलिंग फैन था, जो चलने में चर चर की चेतावनी की ध्वनि दे रहा था। कमरे में कोई पलंग नहीं था। सिर्फ फर्श पर बिछाने के लिए एक पुरानी सी चटाई और एक पतली सी चादर रखी थी। एक कोने में छोटा सा बल्ब लटक रहा था। शाह मैंशन के उस प्रेसिडेंशियल स्वीट, जहां इटालियन मार्बल और मखमली गद्दे हुआ करते थे, उसके सामने एक कमरा एक नर्क से कम नहीं था। लेकिन नक्श के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। नक्श ने बहुत ही सच्चे दिल से कहा, यह कमरा मेरे लिए किसी महल से कम नहीं निशा। कम से कम मुझे यहाँ सुकून मिलेगा कि मैं अपनी पल्लवी के करीब हूँ। थैंक यू मेरी छोटी बहन। इसके बाद निशा ने मुस्कुराकर उसे गुड नाइट कहा और अपने कमरे में चली गई। दरवाजा बंद होते ही नक्श उस नंगे फर्श पर अपने चटाई बिछाकर बैठ गया। उसने जेब से पल्लवी की वो तस्वीर, प्लेटिनम का गिटार वाला पेंडेंट निकाला। कमरे के उस पीले बल्ब की रोशनी में नक्श की आंखें भर आई। नक्श ने उस तस्वीर को चूम कर कहा, देख पल्लवी, तेरा नक्श फिर से वही पुराना फर्नीचर बन गया। अब मेरे पास वो मनहूस दौलत नहीं, मेरे पास सिर्फ मेरा ये कमरा है और तेरा प्यार है। मैं कल सुबह से तुझे इस पूरे शहर में ढूंढूंगा। तो जहां भी है बस हिम्मत मत हारना मेरी जान। इसी के साथ नक्श फर्श पर लेट गया। थकान, बुखार और चोटों की वजह से उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उसे बार बार पल्लवी का वो खौफजदा चेहरा याद आ रहा था, जब वो चौथी मंजिल की खिड़की से नीचे गिरी थी। नक्श ने वो पेंडेंट अपनी मुट्ठी में कसकर दबा लिया और इसी तड़प के साथ उसकी आंखें लग गई। अगली सुबह के 5 बजे नक्श बिना अलार्म के उठ गया। उसने ठंडे पानी से स्नान किया और अपने उन फटे हुए कपड़ों को धोकर दोबारा पहन लिया। उसके पास कोई और कपड़े भी नहीं थे। निशा की मदद करने के लिए वो नीचे पहुंच गया। निशा नक्श को इतनी जल्दी और पूरी एनर्जी के साथ देखकर हैरान रह गई। तभी निशा ने एक चाय का गिलास नक्श की तरफ बढ़ाकर पूछा, अरे भाई, तुम इतनी जल्दी उठ गई, तुम्हारे गंदे का घाव कैसा है? तभी आगे से नक्श ने चाय का गिलास पकड़कर कहा, जब तक पल्लवी नहीं मिल जाती तब तक मुझे कोई दर्द महसूस नहीं होगा निशा। चलो काम शुरू करते हैं, आज हमें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। इसके बाद दोनों ने मिलकर रेडी को साफ किया, सब्जी काटी, रोटियों के लिए आटा गूंथा और नक्श के लिए ये सब काम नए नहीं थे। शाह परिवार में वापस जाने से पहले अपनी माँ के इलाज के लिए उसने ऐसे ही ढाबों पर बर्तन मांजे थे। उसके हाथों में वो पुराना हुनर आज भी फिर से जिंदा हो गया था। जब पूरी रेहड़ी सज गई थी, निकलने का वक्त आया, तो नक्श के अंदर वो तेज तरार बिजनेस वाला दिमाग अचानक काम करने लगा। नक्श ने रेहड़ी के हैंडल को पकड़कर पूछा, निशा, एक बात बताओ, तुम ये रेहड़ी रोज कहाँ लगाती हो? आगे से निशा ने मासूमियत से जवाब देकर कहा, वहीं बाजार के कोने पर जहां तुमने कल वो लड़ाई की थी। वहां कुछ रिक्शे वाले और दिहाड़ी मजदूर आ जाते हैं, तो थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है। उसके बाद सुनकर नक्श ने अपना सिर हिलाया। नक्श ने एक बहुत ही सुलझे हुए रणनीतिकार की तरह कहा, नहीं निशा, हमें अपनी रेडी वहां नहीं लगानी चाहिए। उसके बाद सुनकर निशा ने कंफ्यूज होकर पूछा, तो फिर हम कहाँ लगाएं? निशा भी हैरान हो गई थी। नक्श ने अपनी आंखों में गहरी उम्मीद के साथ कहा, हमें अपनी रेहड़ी इस शहर के सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर लगानी चाहिए, जैसे कोई बड़ा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के बाहर का इलाका या फिर कोई बहुत बड़ा चौराहा जहां हजारों लोगों का आना जाना हो। तभी आगे से निशा ने अपनी परेशानी बताकर कहा, लेकिन क्यों? वहां तो पुलिस वाले और म्यूनिसिपैलिटी वाले तंग करेंगे और वहां पहले से बहुत बड़े बड़े ढाबे हैं। हमारी रेडी पर कौन आएगा? तभी आगे से नक्श ने निशा के कंधे पर बहुत ही प्यार से हाथ रखा। नक्श ने अपनी जेब से पल्लवी की तस्वीर का बंडल निकाल कर कहा, हमारा मकसद सिर्फ रोटियां बेचना नहीं है निशा, हमारा मकसद है पल्लवी को ढूंढना। अगर हम किसी कोने में खड़े रहेंगे तो दिन भर सिर्फ 50 लोग मेरी पल्लवी का फोटो देखेंगे। लेकिन अगर हम किसी बस स्टैंड, भीड़ भाड़ वाले इलाके में रेडी लगाएंगे तो वहां से हजारों मुसाफिर गुजरेंगे। वहां हर तरह के लोग आते हैं, गांव वाले, शहर वाले, ड्राइवर, कुली। क्या पता उन हजारों लोगों में से किसी ने उस सफेद मारुति वैन को देखा हो। क्या पता कोई उस अधेड़ उम्र की औरत या फिर आदमी को उसको पहचान ले। नक्श की ये बात सुनकर निशा का दिमाग एकदम खुल गया। उसे समझ आ गया कि नक्श का दिमाग कितना तेज है। इसलिए निशा ने खुशी से कहा,
तुम बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। हम आज ही अपनी रेडी सीधा सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के मेन बस डिपो वाले बस चौराहे पर लगाएंगे। वहां दिन रात लाखों की भीड़ रहती है, हमारी बिक्री भी ज्यादा होगी और तुम्हें अपनी पल्लवी को ढूंढने का मौका मिलेगा। उसकी ये बात सुनकर नक्श के चेहरे पर एक पक्का इरादा आ गया। सुबह के 8 बजे तक नक्श और निशा ने अपनी रेहड़ी हैदराबाद के उस सबसे व्यस्त चौराहे पर लगा दी। चारों तरफ बसों के हॉर्न, ऑटो वालों की चिल्लाहट और हजारों मुसाफिरों की भीड़ थी। ये वो जगह थी जहां इंसान अगर खो जाए तो उसे ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर था। नक्श ने एक हाथ में रोटियों की प्लेट पकड़ी हुई थी, दूसरे हाथ में पल्लवी की तस्वीर। वहीं निशा अपनी रेहड़ी पर ग्राहकों को बुला रही थी। वो बार बार चिल्ला कर बोल रही थी, गर्मा गर्म खाना भाई साहब, गर्मा गर्म, सिर्फ 40 रुपए में। और नक्श नक्श रेहड़ी पर आने वाले हर एक ग्राहक को खाना परोसते वक्त पल्लवी की वो तस्वीर उनके सामने कर देता। नक्श बहुत ही दर्द भरी और मिन्नत भरी आवाज में पूछता, भाई साहब, क्या आपने इस लड़के को देखा? इसके माथे पर चोट का निशान होगा। कोई ग्राहक जल्दी में होता तो वो बिना देखे ही सिर हिला देता। कोई तरस खाकर 2 सेकंड फोटो को देखता और कहा, नहीं मियाँ, अपुन ने नहीं देखा। नक्श रेहड़ी से दूर जाकर बस स्टैंड पर खड़ी बसों के अंदर झांकता। वो हर उस मारुति वैन के पीछे पागलों की तरह दौड़ पड़ता जो सफेद रंग की होती। जब वैन रुकती, अंदर से कोई निकलता, तो नक्श के पैरों की ताकत जवाब दे जाती। कड़कती धूप में बिना रुके बिना थके नक्श लगातार 12 से 14 घंटे लोगों से पूछता रहता था। नक्श बस स्टॉप पर बैठी हर उस बुजुर्ग औरत के पैरों में गिरकर उनसे पूछता, अम्मा जी, क्या आपने इस लड़की को देखा? इसके साथ कोई मालती नाम की औरत हो सकती है। दिन हफ्तों में बदलने लगे। नक्श की दाढ़ी अब और ज्यादा बढ़ गई। उसके हाथ रोटियां सेकते सेकते जलने लगे थे। वो सुबह 4 बजे उठकर निशा के साथ काम में लगता। रात को 12 बजे तक सिर्फ पल्लवी की फोटो लेकर सड़कों पर भटकता रहता। निशा ये देखकर अंदर ही अंदर रोती थी। उसने अपनी जिंदगी में ऐसा सच्चा आशिक कभी नहीं देखा था। जब भी नक्श मायूस होकर रेडी के पास आकर बैठता, तो निशा तुरंत उसके लिए चाय बनाकर लाती और उसे हौसला देती। निशा उसके जले हुए हाथों पर मरहम लगाकर कहती, हिम्मत मत हारो भाई, भगवान इतनी आसानी से सच्ची मोहब्बत को हारने नहीं देगा। हम भाभी को ढूंढ निकालेंगे। नक्श सिर्फ एक खामोश मुस्कान के साथ आसमान की तरफ देखता। नक्श अपनी आंखें बंद करके कहता, मैं नहीं हारूंगा निशा। मैं जानता हूं कि वो कहीं आस पास ही है। मेरा दिल कह रहा है कि वो मेरा इंतजार कर रही है। हैदराबाद की वो भीड़ भाड़ वाली सड़कें, वो धुआं, वो शोरगुल अब नक्श की जिंदगी बन चुका था। हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता और हर रात एक नई मायूसी के साथ खत्म होती। लेकिन नक्श शाह के अंदर का वो फटीचर अब एक ऐसी आग बन चुका था जो पल्लवी से मिलने तक के लिए कभी नहीं बुझने वाली थी। भाई साहब, क्या आपने इस लड़की को देखा? ये सवाल अब नक्श के सांसों का हिस्सा बन चुका था। हालांकि उसे अभी तक पल्लवी का कोई सुराग नहीं मिला था, लेकिन इस नई जगह पर आने से निशा की रेहड़ी की कमाई 4 गुना बढ़ गई थी। जो रेहड़ी दिन भर में मुश्किल से 500-700 रुपए कमाती थी, अब वह 2 से 2,500 रुपए रोज का बिजनेस करने लगी थी। रात के वक्त जब दोनों अपने उन तंग कमरों में बैठे, तो निशा दिन भर की कमाई के नोट गिन रही होती। निशा ने एक दिन खुशी से चहक कर कहा, भाई। उसके हाथों में पैसों की गड्डी थी और उसकी आंखों में एक चमक। उसने मुस्कुरा कर कहा, भाई, तुम जब से मेरी जिंदगी में आए हो मेरे तो दिन ही बदल गए। देखो, आज हमने 2500 रुपए का काम किया है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक दिन में इतने पैसे नहीं देखे थे भाई। उसकी यह बात सुनकर आगे से नक्श ने एक बहुत ही फीकी मुस्कान लेकिन सुकून भरी के साथ निशा की तरफ देखा। उसे निशा की इस छोटी सी खुशी में बड़ी तसल्ली मिल गई थी। नक्श ने अपनी जेब से पल्लवी की तस्वीर निकाल कर कहा, यह मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी मेहनत का फल है निशा। तुम्हारे हाथों के खाने में जो स्वाद और प्यार है, वो लोगों को खींच कर लाता है। इसके बाद निशा ने पैसे अपने पास रखे और एक छोटे से टीन के डिब्बे में डाले। उसने कुछ देर सोचा और फिर बहुत ही गंभीरता से नक्श की तरफ मुड़ी। उसने मुस्कुरा कर कहा, नक्श भाई, मैं एक बात सोच रही थी। हम रोज एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। इस शहर में तो लाखों लोग हैं, अनगिनत इलाके हैं। अगर हम पल्लवी भाभी को सच में ढूंढना चाहते हैं तो हमें हर रोज नई नई जगह पर जाना चाहिए। लेकिन इस भारी लकड़ी की रेहड़ी पर हम ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते। हम सिर्फ एक ही इलाके तक सिमट कर रह गए हैं। निशा की यह बात नक्श के दिमाग में सीधा निशाने पर लगी। नक्श की आंखों में वो शाह एम्पायर वाला बिजनेस विजन एक बार फिर जाग उठा। उसने मुस्कुरा कर कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो निशा। अब हमें अपना दायरा बढ़ाना होगा। हमें मोबाइल होना पड़ेगा।
हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जो शहर के हर कोने तक लेकर जा सके। और सिर्फ रोटी सब्जी से हम शहर के युवाओं और कॉलेज जाने वाले बच्चों को नहीं खींच सकते। हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जो हर किसी को पसंद आए। तभी उसकी बात सुनकर आगे से निशा ने मायूसी से पूछा, लेकिन भाई हम क्या कर सकते हैं? तभी नक्श के होठों पर एक बहुत ही कॉन्फिडेंट मुस्कान आई। नक्श ने अपनी उंगलियों पर हिसाब लगाकर कहा, हम अपना बिजनेस बढ़ाएंगे निशा। हमारे पास जो पिछले दिनों की जो सेविंग्स हैं, हम उनका इस्तेमाल करेंगे। हम एक पुराना छोटा हाथी खरीदेंगे ईएमआई पर। उसकी ये बात सुनकर निशा की आंखें फटी रह गई। उसने चौंक कर कहा, छोटा हाथी? लेकिन भाई वो तो बहुत महंगा आएगा, और ईएमआई। तभी नक्श ने उसको समझा कर कहा, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें वो हाथी दिलवाऊंगा। हम उस गाड़ी के पीछे अपनी पूरी किचन सेट करेंगे। हम सिर्फ रोटी सब्जी नहीं, हम फास्ट फूड भी बनाएंगे। सैंडविच, बर्गर, नूडल्स, जो चीज़ें जल्दी बनती हैं, जिसे खाने के लिए भीड़ खुद गाड़ी के पास आती है। हम उस गाड़ी को लेकर हैदराबाद के हर कॉलेज, हर मॉल और भीड़ वाले इलाके में जाएंगे। इससे हमारी कमाई भी बढ़ेगी, और सबसे बड़ी बात, मेरी पल्लवी की तस्वीर पूरे हैदराबाद के कोने कोने तक पहुंच जाएगी। निशा को नक्श का यह प्लान सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। उसने कभी इतने बड़े सपने नहीं देखे, लेकिन नक्श की बातों में एक ऐसा जादू और सच्चाई थी जिस पर अंधा भरोसा किया जा सकता था। इसलिए वो मान गई। अगले दिन नक्श ने अपनी उस बिजनेस वाली स्किल्स का इस्तेमाल किया और निशा के साथ हैदराबाद के सेकंड हैंड मोटर मार्केट में गया। अपनी मोल भाव की गजब कला से उसने 1 साल पुराना लेकिन अच्छी कंडीशन वाला छोटा हाथी बहुत ही कम डाउन पेमेंट में फाइनल कर लिया। बाकी के पैसे आसान किस्तों में देने तय हुए। नक्श ने खुद अपने हाथों से छोटे हाथों के पीछे को मॉडिफाई किया। उसने वहां एक गैस स्टोव फिट किया, एक छोटा सा काउंटर बनाया और ऊपर एक तिरपाल की छत लगा दी। अब निशा की जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया था। लकड़ी की रेहड़ी पीछे छूट गई और वो एक चमकते हुए फूड ट्रैक के मालिक थे। निशा ने बहुत ही जल्दी नक्श के कुछ नए फास्ट फूड बनाने सीख लिए थे। नक्श को शाह मेंशंस में दुनिया भर के कुजीन्स खाने को मिले, इसलिए उसे टेस्ट और मसालों की बहुत अच्छी समझ थी। उसने निशा को दुनिया की सबसे बेहतरीन सैंडविच और बर्गर बनाने के सीक्रेट सिखा दिए। अब उनका छोटा हाथी रोज नए इलाके में जाता, कभी किसी आईटी पार्क के बाहर तो कभी चार मीनार की भीड़ भाड़ वाली गलियों में। उनकी गाड़ी के सैंडविच का इतना स्वाद लाजवाब था, जहां भी गाड़ी खड़ी होती वहां युवा, कॉलेज के लड़के लड़कियों की भीड़ लग जाती। और नक्श इसी मौके का फायदा उठाकर लोगों के बीच पल्लवी की फोटो लेकर घूमता रहता। दिन बीतते गए, नक्श का पागलपन बढ़ता जा रहा था। उसे अभी तक पल्लवी का कोई सुराग नहीं मिला था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन दोपहर के वक्त नक्श और निशा ने अपना छोटा हाथी हैदराबाद के सबसे मशहूर बड़े कॉलेज के गेट से थोड़ा दूर एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाली सड़क के किनारे लगाया। कॉलेज की छुट्टी का वक्त था। हजारों की तादाद में लड़के लड़कियां बाहर निकल रहे थे। चारों तरफ हंसी मजाक, महंगी गाड़ियां, युवाओं का शोरगुल। नक्श गाड़ी के पास खड़ा था। जब उसने उन कॉलेज के लड़के लड़कियों को एक साथ हंसते हुए देखा तो उसे वो अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के दिन याद आ गए। उसे याद आ गया कि कैसे पल्लवी लाइब्रेरी के कोने में डर कर बैठी रहती थी, कैसे वो उसे अपने साथ छत पर लेकर जाता था। उन यादों ने नक्श के सीने में एक बहुत ही तेज दर्द पैदा कर दिया। नक्श ने अपने हाथ में पकड़े हुए पल्ले की तस्वीर के बंडल को देखकर कहा, पल्लवी। उसकी आंखें छलकने लगी। निशा ने नक्श के इस मायूसी को भांप लिया, इसलिए उसने प्यार से कहा, भाई तुम यहाँ गाड़ी के पास मत खड़े रहो, तुम जाओ कॉलेज के उस दूसरे वाले गेट की तरफ जाकर लोगों से पूछताछ करो। यहाँ सैंडविच और ग्राहकों को मैं अकेले संभाल लूंगी। उसकी ये बात सुनकर नक्श ने निशा की तरफ देखा और एक हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाकर कहा, ठीक है निशा, अपना ध्यान रखना। और कोई भी तंग करे और लोकल गुंडा आए तो मुझे आवाज लगा देना, मैं आसपास ही रहूंगा। तभी आगे से निशा के चेहरे पर पसीना पहुंचकर उसने कहा, अरे तुम फिक्र मत करो भाई, मैं इन सब से निपट लूंगी। इसके बाद नक्श तस्वीरों का बंडल लेकर कॉलेज की उस भारी भीड़ में गलियों के अंदर निकल गया। उसकी नजरें हर उस चेहरे को स्कैन कर रही थी जो पल्लवी जैसा दिखता था। इधर फूड ट्रैक पर ग्राहकों की लाइन लगनी शुरू हो गई। निशा बहुत तेजी से सैंडविच ग्रिल कर रही थी। उसके चेहरे पर पसीना था, लेकिन कमाई देखकर वो खुश थी। तभी भीड़ को चीरते हुए एक बहुत महंगी और आवाज करती हुई स्पोर्ट्स कार सीधा निशा की गाड़ी के बिल्कुल सामने आकर रुकी। बाइक के टायरों ने इतनी तेज ब्रेक मारी कि धूल उड़कर निशा के चेहरे पर आ गई। बाइक पर बैठा एक लड़का बहुत ही महंगे ब्रांडेड कपड़े पहने हुए था। आंखों पर काला चश्मा था और बालों में जेल लगा हुआ था। उसके पीछे एक लड़की बैठी थी
जिसने बहुत सारा मेकअप किया था, और वो दोनों कॉलेज के किसी बहुत ही अमीर और घमंडी परिवार के लग रहे थे। लड़के ने बहुत ही स्टाइल से बाइक का स्टैंड लगाया और अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़कर निशा के काउंटर के पास आया। उसने बिना लाइन में लगे वहां खड़े बाकी ग्राहकों को धक्का देकर निशा की तरफ बहुत ही रूखी आवाज में कहा, ए लड़की, दो स्पेशल ग्रिल सैंडविच बना और जल्दी करना, मुझे लेट हो रहा है। ये कहकर उस लड़के ने 500 रुपए का नोट हवा में लहरा कर कहा, लेकिन उसने वो नोट निशा को दिया नहीं। निशा को उस लड़के के बदतमीजी वाला रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन एक दुकानदार होने के नाते नक्श की सिखाई हुई तमीज के कारण उसने अपने गुस्से को पी लिया और निशा ने बहुत ही प्यार से कहा, जी भैया, अभी बना देती हूँ, बस 2 मिनट लगेंगे। तभी उस लड़के की गर्लफ्रेंड ने बहुत ही घृणा से निशा के पुराने कपड़ों और उस फूड ट्रक की ओर देखकर कहा, ए बेबी, तुम मुझे यहाँ इस सड़क छाप जगह पर क्यों लेकर आए हो? मुझे किसी अच्छे कैफे में जाना था। तभी उस लड़के ने घमंड से कहा, अरे बेब्स, मैंने सुना है यहाँ के सैंडविच बहुत फेमस हो रहे हैं, एक बार ट्राई कर लें, नहीं अच्छा लगा तो फेंक देंगे। निशा ने उनकी बातें सुनी, लेकिन उनसे कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ अपने काम पर फोकस कर रही थी। उसने बहुत ही दिल से ताजी सब्जियां काट कर, बढ़िया मसाले और चीज लगाकर 2 शानदार ग्रिल सैंडविच तैयार किए। उन्हें अच्छी तरह से पैक करके निशा ने वो पैकेट उस लड़के की तरफ बढ़ा दिया। निशा ने मुस्कुरा कर कहा, लीजिए भैया आपके सैंडविच। उस लड़के ने वो पैकेट लिया, अपनी गर्लफ्रेंड को दिया और बिना अपने जेब में हाथ डाले, बिना कुछ कहे मुड़कर अपनी बाइक की तरफ जाने लगे। ये देखकर निशा हैरान रह गई। उसे लगा शायद लड़का पैसे देना भूल गया, इसलिए निशा ने काउंटर से थोड़ा आगे झुककर आवाज देकर कहा, अरे भैया सुनिए। उसकी आवाज सुनते ही लड़का मुड़ा। उसने अपना चश्मा मोड़ा और नीचे किया, बड़े एटीट्यूड के साथ पूछा, क्या है बे? तभी निशा ने बहुत ही नरमी से कहा, भैया अपने सैंडविच के पैसे नहीं दिए, 2 सैंडविच के 120 रुपए हुए। तभी उस लड़के ने अकड़ में कहा, पैसे? वो लड़का ऐसे चौंका जैसे निशा ने उसकी पूरी जायदाद मांग ली। वो जोर जोर से हंसने लगा और उसकी गर्लफ्रेंड भी हंसने लगी। ये सब देखकर वहां खड़े बाकी ग्राहक भी सहम गए। आसपास के लोग उस लड़के को जानते थे। वो इलाके के एक बहुत ही बड़े लोकल गुंडे का बिगड़ा हुआ बेटा था, जिसका नाम रोकी था। पूरे इलाके में कोई भी ठेले वाला या दुकानदार उससे पैसे मांगने की हिम्मत नहीं करता था। रोकी वापस चलकर निशा के काउंटर के बिल्कुल करीब आया। उसने बहुत ही खौफनाक और घमंडी नजर से निशा को ऊपर से नीचे तक देखा। रोकी ने एक बहुत ही तीखी और डरावनी आवाज में पूछा, तो इस इलाके में नहीं आई है क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पैसे मांगने की? तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ? इस पूरे इलाके में मुझसे कोई पैसे नहीं मांगता। ये सड़क मेरे बाप की है और तू यहाँ अपनी खटारा गाड़ी खड़ी करके बिजनेस कर रही है। मैंने तेरा सैंडविच खा लिया, यही तेरे लिए बहुत बड़ी बात है, समझी? लेकिन रोकी की ये बातें सुनकर निशा का खून खोल गया। निशा कोई डरपोक लड़की नहीं थी। उसने जिंदगी भर अनाथों की तरह सड़क पर संघर्ष किया। वो उन लड़कियों में से नहीं थी जो अमीरों की धौंस सुनकर चुपचाप सिर झुका ले। और सबसे बड़ी बात, उन अमीरों के लिए 120 रुपए कुछ शायद कुछ भी नहीं होंगे। उनके लिए वो सिर्फ एक टिप के बराबर होंगे, लेकिन निशा के लिए? निशा जानती थी कि 120 रुपए कमाने के लिए उसे सुबह 4 बजे उठकर कितनी मेहनत करनी पड़ती है। 120 रुपए में वो नक्श भाई के कमरे का किराया भर सकती थी। 120 रुपए में वो अगले दिन की सब्जी खरीद सकती थी। उसके लिए 120 रुपए उसके खून पसीने और उसकी इज्जत की कमाई थी। वो अपने हक के पैसे ऐसे ही किसी घमंडी गुंडे को खैरात में नहीं दे सकती थी। इसलिए निशा ने अपनी आंखों में एक निडर आग लाकर कहा, मुझे नहीं पता आप कौन है भैया, और मुझे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि ये सड़क किसकी है। मैंने आपको अपने खून पसीने से सैंडविच बना कर दी, मैंने कोई चोरी नहीं की। मेरे लिए एक एक रुपए की कीमत है, आपको मेरे 120 रुपए देने होंगे। वहीं उसकी बात सुनकर वहां खड़े लोगों की सांसें अटक गई। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक मामूली सी रेडी वाली लड़की रोकी जैसे गुंडे के मुंह पर ऐसे जवाब दे सकती है। वहीं रोकी का चेहरा गुस्से और अपमान से लाल हो गया। उसकी गर्लफ्रेंड के सामने उसकी सरेआम बेइज्जती हो रही थी। तभी उसकी गर्लफ्रेंड ने चिल्लाकर कहा, हाउ डेयर यू, तुम एक सड़क छाप लड़की होकर हमसे ऐसे बातें कैसे कर रही हो? तभी निशा ने बिना डरे उसकी बात का जवाब देकर कहा, सड़क छाप होंगे आप लोग जो मुफ्त का खाना खाने की आदत रखते हैं। उसकी यह बात सुनकर ईगो उसका पूरी तरह से हाथ हो चुका था। उसने दहाड़ कर कहा, तेरी जुबान बहुत चल रही है बे, तुम ऐसे नहीं मानेगी। वो एक गुंडा था और गुंडों को किसी गरीब लड़की से हारना बर्दाश्त नहीं होता। रोकी ने आओ देखा न ताओ। उसने अपनी बाइक की चाबी जेब में डाली और एक झटके में आगे बढ़कर निशा के फूड ट्रक के काउंटर पर जोर से लात मारी।
क्रैश। निशा के काउंटर पर रखे सॉस के डब्बे, प्लेट, कुछ तैयार सैंडविच हवा में उछलकर सड़क पर गिर गई। कांच की बोतलें टूटकर बिखर गई। निशा डर के मारे पीछे हट गई। तभी रोकी पागलों की तरह गालियां देकर काउंटर के पीछे घूमने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, तू मुझे सिखाएगी कि पैसे कैसे देते हैं? ये देखकर निशा पूरी तरह से डर गई थी। उसका वो सारा गुस्सा एक भयानक खौफ में बदल गया। वो जानती थी कि यह लड़का उसे नहीं छोड़ेगा। आसपास बहुत सारे लोग खड़े थे, लेकिन किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो आगे आकर रोकी को रोक ले। तमाशा देखने वालों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन कोई उस अकेली लड़की की मदद के लिए आगे नहीं आया। तभी रोकी ने काउंटर के पीछे जाकर निशा का हाथ इतनी बेदर्दी से पकड़ा कि निशा की चीख निकल गई। निशा ने चिल्लाकर कहा, ओह छोड़ो, मुझे जाने दो। निशा रोने लगी। वो अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रोकी की ताकत के आगे वो बड़ी कमजोर थी। तभी रोकी ने अपना दूसरा हाथ हवा में उठाकर कहा, अब मैं तुझे बताऊंगा कि इस इलाके में रहने की कीमत क्या होती है। ये कहकर वो अपनी पूरी ताकत से निशा के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारने ही वाला था, जिससे निशा का दिल खौफ से फटने लगा। उसने डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया और उस खौफनाक पल में जब मौत जैसी वो मार उसके चेहरे पर पड़ने ही वाली थी, निशा के दिमाग में एक नाम गुजरा। निशा ने मन ही मन रोकर कहा, नक्श भाई कहाँ हो तुम? प्लीज वापस आ जाओ भाई, ये आदमी मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लो भाई। अब वो लगातार भगवान से अपने उस बड़े भाई को पुकार रही थी। तभी हवा में उठा हुआ रोकी का भारी भरकम हाथ पूरी तरह से नीचे की तरफ आया, लेकिन वो थप्पड़ निशा के गाल तक नहीं पहुंच पाया। अचानक एक ऐसा खौफनाक लोहे जैसा मजबूत हाथ हवा में ही रोकी की कलाई से टकरा गया, जिससे रोकी के हाथ के किसी लोहे की जंजीर की तरह जकड़ लिया। वो पकड़ इतनी भयानक और पावरफुल थी कि रोकी के हाथों की नसें तन गई। उसकी उंगलियों में सुन्नपन आ गया था। रोकी के मुंह से दर्द की सिसकी निकली। उसने अपनी लाल और गुस्से से भरी आंखें घुमाकर देखा। किस इंसान की मौत आई है जिसने उसके हाथ को रोकने की जरूरत की है? लेकिन जब रोकी ने उस इंसान की आंखों में देखा, तो रोकी का सारा गुस्सा, सारा गुरूर, सारा गुंडाई वाला नशा एक सेकंड में बर्फ की तरह जम गया। निशा ने डरते डरते अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे से महज कुछ इंच दूरी पर रोके की कलाई एक ऐसे हाथ ने उसे दबोच लिया था, जिसकी पकड़ किसी आम इंसान के नहीं बल्कि मौत के फरिश्ते की लग रही थी। ये नक्श था। नक्श ने एक हाथ में पल्लवी की उन तस्वीरों का बंडल लिया था और वो पिछले कई घंटों से सीने से लगाए लोगों को दिखा रहा था। उसके दूसरे हाथ ने रोके की कलाई को इतनी बेदर्दी और खौफनाक ताकत से जकड़ लिया कि रोके के हाथ की नसें ढीली पड़ने लगी। रोकी जो इलाके का माना हुआ गुंडा था, उसने गुस्से में अपनी आंखें तरेरी उस इंसान को देखने की कोशिश की जिसने उसका हाथ रोकने की जरूरत की। रोकी पागलों की तरह दहाड़ कर बोला, ए साले, छोड़ मेरा हाथ। तो जानता नहीं है तूने किस पर हाथ डाला है? मैं इस इलाके का। लेकिन रोके वो दहाड़ और उसका गुरूर नक्श की आंखों में देखते एक झटके में हवा हो गया। नक्श की आंखें वो आंखें ही नहीं जो कुछ देर पहले लोगों के सामने हाथ जोड़कर अपनी पल्लवी के लिए भीख मांग रही थी। शाह एम्पायर के उस खूंखार और जय बादशाह की आंखें थी, जिसने कुछ दिन पहले दिल्ली के सबसे बड़े रईसों को अपने जूतों के नीचे कुचल दिया था। नक्श के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं, कोई सिलवट नहीं, बल्कि यह किसी खौफनाक और सर्द शांति थी जो किसी भयानक तूफान के आने से पहले की होती है। उसने अपनी उस सर्द आवाज में कहा, तूने मेरी बहन पर हाथ उठाने की कोशिश की। नक्श की आवाज इतनी धीमी और गहरी थी कि वो सिर्फ रोकी के कानों तक पहुंची, लेकिन उसका खौफ रोकी के रूह तक उतर गया। रोकी ने अपना हाथ छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। उसने अपना दूसरा हाथ नक्श की कॉलर की तरफ बढ़ाकर कहा, मैं तेरा वो हाल करूंगा कि। इससे पहले कि रोकी अपना वाक्य पूरा कर पाता, नक्श ने अपने उस लोहे जैसी पकड़ को हल्का सा घुमाया। बहुत ही तेज और भयानक आवाज गूंजी, जैसे कोई सूखी मोटी लकड़ी बीच से टूट गई हो। रोकी के मुंह से एक दिल दहला देने वाली गगनभेदी चू निकल गई। उसकी वो कलाई जिससे वो निशा को थप्पड़ मारने वाला था, अजीब तरीके से मुड़ चुकी थी। नक्श ने सिर्फ अपने एक हाथ के हल्के से झटके से रोकी की कलाई की हड्डी को दो टुकड़ों में तोड़ दिया। भीड़ में खड़े लोगों की सांसें अटक गई। रोकी की वो घमंडी गर्लफ्रेंड डर के मारे चीख पड़ी और अपनी बाइक के पीछे छुप गई। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह फटे हाल और साधारण सा दिखने वाला लड़का इतनी आसानी से इतने बड़े गुंडे की हड्डी तोड़ सकता है। रोकी दर्द के मारे अपने घुटनों पर गिर पड़ा। वो अपना टूटा हुआ हाथ पकड़कर पागलों की तरह तड़प रहा था। उसके चेहरे का सारा गुरूर, सारा रंग उड़ चुका था। उसकी जगह आंसू और दर्द ने ले ली थी। रोकी दर्द से बिखलते हुए गालियां बकने लगा।
उसने चिल्लाकर बड़बड़ाकर कहा, मेरा मेरा हाथ, मेरी हड्डी टूट गई। हरामी, तूने मेरा हाथ तोड़ दिया। तभी नक्श ने अपने हाथ से पल्लवी की तस्वीरों का बंडल बहुत ही सलीके से अपने बैग में रखा। धीरे धीरे चलकर घुटनों के बल पड़े रॉकी के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। रॉकी दर्द से करहा रहा था, लेकिन उसका ईगो अभी पूरी तरह से मरा नहीं था। उसने नक्श को धमकी देकर कहा, तू तू जिंदा नहीं बचेगा साले। मेरे बाप के आदमी तुझे इसी चौराहे पर काट कर फेंक देंगे। नक्श ने एक लंबी सांस ली। उसने अपना पैर उठाया, रॉकी की छाती पर जोरदार लात मारी। रॉकी हवा में उछलकर 2 मीटर दूर अपनी ही स्पोर्ट्स बाइक से जा टकराया। बाइक उसके ऊपर गिर पड़ी। रॉकी के मुंह से खून की धार फूट पड़ी। ये देखकर पूरा चौराहा सन रह गया। किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई आगे आकर उस आवारा से दिखने वाले लड़के को रोक ले। तब नक्श धीरे धीरे चलकर रॉकी के पास आया। उसने रॉकी के कॉलर को पकड़ा, जमीन से घसीट कर आधा हवा में उठा लिया। नक्श ने रॉकी के कान के पास झुककर एक बहुत ही रूह कपा देने वाली आवाज में कहा, तेरा बाप तो क्या, अगर यमराज भी आ जाए तो तुझे मेरे हाथों से मरने से नहीं बचा सकता। मैंने एक बार तुझे जैसे कीड़े को माफ किया था, तो उसने मेरी दुनिया उजाड़ दी। अब मैं किसी को माफ नहीं करता। ये कहकर नक्श ने रॉकी को झटके से वापस जमीन पर फेंक दिया। नक्श अब भी शांत था। उसका गुस्सा उसके कंट्रोल में था। वो जानता था कि वो यहाँ पल्लवी को ढूंढने आया है, किसी लोकल गुंडे की हत्या करके जेल जाने के लिए नहीं। उसे बस इस इंसान को यह समझाना था कि पसीने की कमाई की कीमत क्या होती है। नक्श ने रॉकी की उस महंगी जींस की पिछले जेब में हाथ डाला, जिसे रॉकी ने घबरा कर कहा, क्या क्या कर रहा है तू। रॉकी दर्द से कराकर पीछे खिसकने की कोशिश कर रहा था। तभी नक्श ने रॉकी की जेब से उसका मोटा सा लेदर पर्स निकाल लिया। ये देखकर रॉकी की गर्लफ्रेंड ने चिल्लाकर कहा, हे, हे भगवान, ये तो लुटेरा है, सरेआम चोरी कर रहा है, पुलिस को बुलाओ कोई। उसके ये बात सुनकर भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी, लेकिन नक्श ने किसी की परवाह नहीं की। नक्श ने वो पर्स खोला। उसमें 500 के और 1000 के कई कड़क नोट भरे हुए थे। कम से कम 10-15 हजार रुपए कैश उसके पर्स में था। नक्श ने उन हजारों रुपए की तरफ कोई लालच भरी नजर नहीं डाली। नक्श ने बहुत ही ध्यान से उंगलियों पर हिसाब लगाकर उस पर्स में से सिर्फ 120 रुपए यानी 100 का नोट और एक 20 का नोट निकाला, और ये उन 2 सैंडविच की कीमत थी जो रॉकी ने खाई थी। उसके बाद नक्श ने अपनी नजर घुमाकर निशा के उस काउंटर की तरफ देखा। वहां सॉस की 2 कांच की बोतलें टूटी हुई थी, कुछ पेपर प्लेट्स बिखरी थी, 3-4 तैयार सैंडविच मिट्टी में गिरकर गायब हो गई थी। नक्श ने अपने दिमाग में उस नुकसान का एक बहुत ही सटीक हिसाब लगाया। नक्श ने खुद से कहा, सॉस की बोतल 150 रुपये, प्लेट्स, खराब हुआ कच्चा माल करीब 250 रुपये, और मेरी बहन का जो समय और मानसिक संतुलन उसने खराब किया, उसकी कीमत मैं तुझसे नहीं वसूल सकता। नक्श ने पर्स से 400 रुपये निकाले और उस टूटे हुए सामान और नुकसान का एकदम सही और वाजिब कीमत थी। यानी कुल मिलाकर नक्श ने उस मोटे के पर्स से 520 रुपये निकाले। उसने वो 520 रुपये अपने हाथ में मोड़े और बाकी के सारे 1000 रुपये, वो महंगा पर्स, रॉकी के सारे क्रेडिट कार्ड्स वापस रॉकी के मुंह पर दे मारे। नक्श ने उस कांपते हुए गुंडे की आंखों में देखकर बहुत कड़क आवाज में कहा, मैं कोई लुटेरा नहीं हूँ। 120 रुपये उन सैंडविच के हैं जो तूने मेरी बहन के खून पसीने की कमाई से मुफ्त में खाए थे, और ये 400 रुपये उस नुकसान के जो तूने इस काउंटर पर अपनी गुंडाई दिखाकर किया है। उसकी आवाज पूरे चौराहे पर गूंज गई। नक्श ने अपनी उंगली रॉकी की तरफ करके आखिरी चेतावनी देकर कहा, आज के बाद अगर तूने और तेरे बाप ने, किसी भी गुंडे ने इस इलाके में किसी गरीब रेहड़ी वाले या मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर भी देखा, तो मैं तेरी दूसरी कलाई नहीं, तेरी रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दूंगा। ये मेरा वादा है। अब अपनी इस बाइक और अपनी इस शक्ल को यहां से दफा कर ले, इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए। रोगी दर्द के मारे कांप रहा था। उसका सारा ईगो मिट्टी में मिल चुका था। सरेआम उसकी बेइज्जती हुई थी। जिस खौफनाक तरीके से उसकी हड्डी टूटी, उसने पूरे हैदराबाद में उस इलाके के लिए एक मिसाल कायम कर दी। रोगी अपनी टूटी हुई कलाई को पकड़कर लड़खड़ा कर उठा। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे उठाने में मदद की। वो दोनों बाइक को छोड़कर वहां से ऐसे भागे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। पूरा चौराहा एकदम शांत था। वहां मौजूद हर एक दुकानदार, हर एक रेहड़ी वाला, हर एक ग्राहक नक्श को एक मसीहा की तरह देख रहा था। नक्श ने अपने हाथों में पकड़े हुए 520 रुपये ले धीरे से चलकर निशा के पास आया। निशा अभी भी काउंटर के पीछे सिकुड़ कर खड़ी थी। उसका पूरा शरीर एक सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। उसने जिंदगी में कभी इतनी भयानक लड़ाई, टूटी हुई हड्डियां और इतना खौफनाक मंजर नहीं देखा था। रोगी के उस थप्पड़ से खौफ में अभी भी बाहर नहीं आई थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी नक्श की आवाज अचानक बदल गई। उसने बहुत ही प्यार से कहा, निशा,
उसकी वो भाषा वाली दहाड़ सर्द खौफ गायब हो चुका था। उसकी जगह एक बहुत ही कोमल, फिक्रमंद, प्यार से बड़े भाई की आवाज आने लगी। निशा ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, नक्श को देखा। नक्श ने आगे बढ़कर वो 520 रुपए निशा के हाथों में रख दिए। नक्श ने बहुत ही कोमलता से निशा के आंसुओं को पोंछ कर कहा, ये तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं मेरी छोटी बहन। तुम्हारी इस कमाई पर सिर्फ तुम्हारा हक है। जब तक तुम्हारा नक्श भाई तुम्हारे साथ है, इस दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारा 1 रुपया, तुम्हारी एक मुस्कान भी नहीं छीन सकती। अब रोना बंद करो। उसकी बात सुनकर निशा का दिल भर गया। उसने उन पैसों को अपनी मुट्ठी में भेज लिया और नक्श को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। निशा में हिचकियां लेकर उसने कहा, मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है भाई। मुझे लगा कि वो मुझे मार डालेगा अगर तुम नहीं आते तो। आगे से नक्श ने निशा के सिर पर हाथ फेरा, उसे शांत करवा कर बोला, अरे मैं आ गया ना, और मैं कहीं नहीं जाने वाला। नक्श ने देखा कि निशा बहुत ज्यादा सहम गई है। आज वो काम करने के हालात में नहीं। उसका हाथ कांप रहा था, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। नक्श को पल्लवी की याद आ गई। पल्लवी भी ऐसे छोटे छोटे बातों पर बहुत ज्यादा डर जाती थी। नक्श हमेशा उसे इसी तरह गले लगाकर शांत करता था। नक्श ने बहुत ही समझदारी से फैसला लेकर कहा, हम आज का काम यहीं खत्म करेंगे। निशा ने अपने आंसुओं के बीच में उसकी जिम्मेदारी दिखाकर कहा, लेकिन भाई अभी तो दोपहर ही हुई है, हमारा बहुत सारा कच्चा माल बचा है। अगर हम अभी चले गए तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तभी नक्श ने काउंटर पर बिखरा हुआ सामान समेटकर उसको समझा कर कहा, पैसे से ज्यादा तुम्हारी दिमाग की शांति जरूरी निशा। आज जो हुआ है उसके बाद तुम्हें आराम की जरूरत है। ये सामान हम कल इस्तेमाल कर लेंगे। नक्श ने खुद अपने हाथों छोटे हाथी को साफ किया, टूटा हुआ कांच हटाया और बचा हुआ सामान फ्रिज में रखा, गाड़ी की शटर गिरा दी। तभी नक्श ने मुस्कुरा कर कहा, चलो अब हम सीधा रूम पर चलेंगे। आज तुम कोई काम नहीं करोगी, मैं तुम्हें गर्मा गर्म चाय बनाकर पिलाऊंगा। ये कहकर उसने गाड़ी का दरवाजा खोला। निशा को अपने इस अजनबी भाई पर इतना फक्र और इतना सुकून महसूस हो रहा था, जो शायद उसे अपने सगे भाई से भी नहीं मिलता। वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। नक्श ने गाड़ी स्टार्ट की, भीड़ भाड़ वाले चौराहे से अपने उस तंग और छोटे से कमरे की तरफ निकल पड़ा। पूरी रात आराम करने और नक्श के उस सुरक्षा भरे साए के एहसास ने निशा को उस खौफ से बाहर निकाल दिया था। अगली सुबह दोनों फिर से उसी उत्साह से अपने काम पर निकल पड़े। नक्श का मकसद साफ था, पल्लवी की तलाश। इसलिए उसने तय किया कि वो रोज एक नई जगह जाएंगे। आज उनका छोटा हाथी हैदराबाद के एक बहुत बड़े और मशहूर प्राइवेट कॉलेज के बाहर खड़ा था। यहाँ का माहौल कल वाले चौराहे से अलग था। यहाँ ज्यादातर अमीर घरों के बच्चे, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले स्टूडेंट्स आते थे। निशा अपने काउंटर पर बर्गर और नूडल्स बनाने में व्यस्त हो गई, और नक्श वो अपने पल्लवी की उन तस्वीरों का बंडल लेकर कॉलेज के गेट के बाहर पार्किंग में और सड़क के उस पार मौजूद चाय के टपरियों पर भटकने लगा। नक्श हर गुजरने वाले स्टूडेंट से, सिक्योरिटी गार्ड से पूछता था, एक्सक्यूज मी भाई साहब, क्या आपने इस लड़की को कहीं देखा? इसके साथ कोई अधेड़ उम्र की औरत और आदमी थे। लेकिन उसे हर बार वही ना उम्मीद वाला जवाब मिलता, नहीं भैया, हमने नहीं देखा। दोपहर के करीब 1 बज रहे थे। नक्श थक कर वापस अपने फूड ट्रक के पास आया और एक पत्थर पर बैठ गया। उसने पानी की एक बोतल खोली और अपनी आंखों को बंद कर लिया। तभी उसके कानों में कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स की बातें पड़ी, जो निशा के काउंटर पर सैंडविच का इंतजार कर रहे हैं। एक लड़के ने दोस्त से पूछा, यार कल वाले प्लान का क्या है? आगे से दूसरे लड़के ने एक्साइटमेंट में जवाब देकर कहा, अरे भाई वो प्लान 100% पक्का है। हैदराबाद के आउटर इलाके में जो बहुत बड़ा मैदान है, वहाँ एक इंटरनेशनल कार्निवल लगा है। पूरा शहर का लोग वहां जा रहा है। तभी पहले वाले लड़की ने आगे पूछा, कार्निवल? मैंने सुना है वहां फॉरेनर्स भी आ रहे हैं। दूसरे वाले ने जवाब देकर कहा, अरे हाँ यार, वो सिर्फ मेला नहीं, वहाँ हैंडीक्राफ्ट्स, म्यूजिक, बड़े बड़े झूले, फूड फेस्टिवल भी हैं। हैदराबाद के आसपास जितने भी छोटे बड़े गांव हैं ना, वहां से लोग अपना सामान बेचने और घूमने आ रहे हैं। वहां लाखों की भीड़ होगी कल वीकेंड पर, बहुत मजा आएगा दोस्तों। हैदराबाद के आसपास के छोटे गांव, लाखों की भीड़, ये अल्फाज नक्श के कानों में किसी अलार्म की तरह बज गई। नक्श की बंद आंखें झटके से खुल गई। उसने पानी की बोतल साइड में रखी और तुरंत खड़ा हो गया। उसका शातिर दिमाग बड़ी तेजी से दौड़ने लगा। नक्श ने अपने दिमाग की कड़ियों को जोड़कर सोचा, वो अधेड़ उम्र का कपल पल्लवी को लेकर इसी शहर के आसपास किसी अनजान गांव में या इलाके में गए थे। वो लोग बहुत साधारण दिख रहे थे। अगर वो गांव के लोग हैं तो हो सकता है कि वो भी इस मेले में आएंगे, या मेले में कोई ऐसा इंसान जरूर होगा जो उस इलाके से आया हो, जिसने उस अधेड़ उम्र के कपल को या पल्लवी को कहीं देखा हो। नक्श को एक बहुत ही बड़ी और मजबूत उम्मीद की किरण नजर आई।
उसने उन स्टूडेंट्स की तरफ देखा और फिर पलटकर निशा के पास गया। नक्श ने काउंटर के अंदर जाकर बहुत ही एक्साइटमेंट और गंभीर आवाज में कहा, निशा। तभी निशा ने अपना तवा साइड किया और नक्श की तरफ देखकर पूछा, क्या हुआ भाई, तुम्हें कुछ सुराग मिला क्या भाभी का? तभी नक्श ने उस स्टूडेंट्स की तरफ इशारा करके कहा, सुराग मिला नहीं है निशा, लेकिन सुराग मिलने में एक बहुत बड़ी जगह मिल गई। हैदराबाद के बाहर एक बहुत बड़ा कार्निवल लगा है। वहां लाखों की भीड़ आने वाली है। शहर के लोग, बाहर के लोग, गांव के लोग, हर तरह की भीड़ वहां होगी। उसकी ये बात सुनकर निशा की आंखें चमक गई। उसने तुरंत कहा, मेला? अरे वाह भाई, वहां इतनी भीड़ है तो हमारे इस छोटे हाथी की कमाई दुगनी तिगनी हो जाएगी। वहां तो लोग फास्ट फूड खाने के लिए टूट पड़ेंगे। उसकी ये बात सुनकर आगे से नक्श ने मुस्कुराकर सिर हिला जेब से पल्लवी की फोटो निकाल कर कहा, कमाई तो होगी निशा, लेकिन मेरे लिए वो कमाई बहुत बड़ी जगह है। अगर मैं यहाँ कॉलेज के बाहर दिन भर 500 लोगों को फोटो दिखाता हूँ तो मैं उस मेले में एक दिन में 5000 लोगों को फोटो दिखा सकता हूँ। वहाँ आसपास के गांव के लोग भी होंगे। कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसने मेरी पल्लवी या उस अधेड़ उम्र के कपल को देखा होगा। ये हमारी तलाश का सबसे बड़ा मौका हो सकता है। निशा भी नक्श के इस प्लान से पूरी तरह सहमत हो गई। निशा ने अपनी एप्रन को साफ करके कहा, तुम सही कह रहे हो भाई, हमें कल वहां जाना ही चाहिए। लेकिन उस कार्निवल के अंदर गाड़ी लगने में हमें कोई पास या परमिशन लेनी होगी। हमें बहुत सारा रॉ मटेरियल भी खरीदना होगा क्योंकि वहां भीड़ ज्यादा होगी। नक्श का दिमाग अब पूरी तरह से बिजनेस मोड में आ चुका था। नक्श ने अपनी वो पुरानी नेटवर्किंग और कॉन्फिडेंस के साथ कहा, परमिशन और पास की चिंता तुम मत करो निशा, वो मैं अरेंज कर लूंगा। हालांकि वो अब एक फटीचर के रूप में था, लेकिन मोल भाव करना और जुगाड़ लगाना उसके खून में था। इसके बाद नक्श ने निशा की तरफ देखकर आगे कहा, और कच्चे माल के लिए आज हम जल्दी घर चलेंगे। आज शाम को हम होलसेल मार्केट जाएंगे, ढेर सारे ब्रेड, चीज, सॉस, सब्जियां खरीदेंगे। कल का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा होने वाला है निशा। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेला मुझे मेरी पल्लवी के बहुत करीब ले जाएगा। निशा भी नक्श की इस उम्मीद को देखकर बड़ी खुश थी। उसने खुशी से कहा, ठीक है भाई, आज हम डट कर तैयारी करेंगे। इसके बाद दोनों ने मिलकर उस दिन का काम जल्दी समेटा। उन्होंने छोटे हाथी को साफ किया, अपनी कमाई के पैसे गिने और सीधा होलसेल मार्केट की तरफ निकल पड़े। नक्श का दिल जोरों से धड़क रहा था। आपको क्या लगता है, उस मेले में पल्लवी का कोई सुराग मिलेगा? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।